अब बात आ जाती है कि जब आप फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है। ये तो था ना कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर कैसे करना है। फ्रीलांसिंग में 90% सिनेरियोज के अंदर क्लाइंट आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है और क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है। फार्मूला जो है उसका लॉजिक क्या होना चाहिए। आप फार्मूला तो डेफिनेटली आप ही लिखोगे, लेकिन लॉजिक वो आपको समझाएगा। वो बताएगा कि जनाब मेरे फलां टेबल का फलां कॉलम है, उसको सम करना है, या उसको सम करके फलां आईडी को काउंट लेके उसको डिवाइड करके आपने एवरेज निकालनी है। वो इस तरह की चीज आपको बताएगा। हम्म। अब पीछे कुछ परसेंटेज ऐसी बचती है जिसमें वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं देता, और ऐसे क्लाइंट कम होते हैं। वो कहता है जनाब ये मेरा डेटा है, मुझे एक रिपोर्ट बना के दे दें। फिर वही कॉन्सेप्ट जो आपने अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं वही वहां पे यूज करेंगे। और वो ऐसा क्लाइंट आपको कहेगा जिसको जाती तौर पे रिपोर्ट डैशबोर्ड का कोई आइडिया नहीं है। उसने नाम सुना पावर बीआई का, अपना डेटा लेके आपके पास पहुंच गया, ये ना जिसके ऊपर डैशबोर्ड बना दें। और ऐसा क्लाइंट जो है, जैसे आप लोगों ने डे 1 या डे 2 में जब विजुअलाइजेशन की थी, तो आप लोगों को पावर बीआई बड़ा अमेजिंग लगा था। आपने कहा यार जी। क्या बात है, पावर बीआई की बहुत आसान है। वो भी ऐसे ही ना बड़ा खुश जाता है आप लोगों से कि जनाब इस बंदे ने बड़ी जबरदस्त चीज बना के दे दी है मुझे। तो वो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि या तो वो आपको कोई एक्सेल की रिपोर्ट देते हैं कि ये रिपोर्ट हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं, इसको पावर बीआई में ट्रांसलेट कर दें आप, ये हमारा डेटा सेट है। या आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने कार्ड में ये चीजें डिस्प्ले करनी है, पाई चार्ट में ये चीजें डिस्प्ले करनी है, लाइन चार्ट इन चीजों के ऊपर बनाना है, टेबल मैट्रिक्स जो जो सब कुछ वो हर चीज बता देते हैं। अच्छा, मतलब डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्हें एग्जैक्टली। पता तो हमें नहीं होना चाहिए, समझ गया। ठीक है। चल सर, ठीक। थैंक यू। जो आज का हमारा सेशन है ना, ये मेनली दो चीजों के ऊपर फोकस्ड है। एक है डेटा मॉडलिंग और दूसरा है डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डैक्स में आपको बड़े बुरी तरह से फंसे हुए क्लाइंट मिलेंगे, और वो आपको मे बी $70-80 पर आवर भी पे करने के लिए तैयार हैं। आपको एक फार्मूला लिखने के $100-150 देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे। विजुअलाइजेशन के क्लाइंट आपको जब मिलते हैं, वो उस सूरत में होता है जब वो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपसे कराना चाहते हैं। वो कहते हैं जी आए, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आए और हमारे लिए रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें। वो एक डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर देते हैं। जब उन्होंने मुकम्मल काम आपसे करवाना है, और उसके लिए आपका ईमेल भी जनरेट करते हैं, आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाता है, उसी ईमेल से आप पावर बीआई सर्विस को एक्सेस करते हैं, और वो सारा सिलसिला। लेकिन जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, मे बी $50, $100, 150, $200, तो उसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें आती हैं। ये यहाँ पे स्टक हो गए हैं, ये मेजर एरर दे रहा है, इसका बता दें कैसे निकलना है इसमें से, तो इस तरह की चीजें हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, जब स्क्रीन नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक डेटा है जो मैंने अब्दुल हनान साहब को कहा था कि आप मेरे लिए बनाएं, और उन्होंने मुझे वो डेटा बना के दे दिया है। एक तो ये 4 फाइलें हैं जिसके ऊपर हम डेटा मॉडलिंग सीखेंगे। और एक हमने कल कहा था कि ये प्लीज म्यूट कर लिया करें, जब आपका कोई सवाल नहीं है तो म्यूट कर लिया। अगर आपने डेटा नया आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसका जो इजीएस्ट मेथड है वो हम आज उसको यूज करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास टोटल 5 फाइल्स पड़ी हुई हैं, और ये सारी की सारी सीएसवी फाइल्स हैं। अब इसमें देखें 1 से लेके 2000 तक का डेटा है। सेकंड को अगर मैं ओपन करूं तो उसमें 2001 से लेके 2004 तक का डेटा है। फिर मैं 3 को ओपन करता हूं तो वो 4000 से 7000 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास भी क्या होता है कि आपको डेली की बेस पे डेटा मिलता है, मे बी वीकली बेस पे आपके पास डेटा आ रहा है। अच्छा, आज आप लोगों ने प्लीज एक काम करना है
कि चैट में क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि पहले ये होता था कि अब्दुल हनान बता रहा होता था और मैं साथ साथ चैट में आपके सवालों के जवाब दे रहा होता था। आज कोई भी सवाल है आप लोगों ने बोल के करना है, या अब्दुल हनान आप चैट पे नजर रखिएगा, वहां से कोई भी चीज है तो आप बताते रहिएगा साथ साथ। ठीक है अहमद भाई। अच्छा, अब ये सारी फाइलें हमें एक टेबल में चाहिए, ये तो है ना, 5 टेबल बना रहे हैं। अच्छा, 5 टेबल इंपोर्ट करके भी हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पेंड क्यूरी। लेकिन हम उसकी तरफ जो है वो टाइम वेस्ट करने की बजाय हम सिंपली इसके ऊपर फोल्डर को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, अभी देख लेते हैं इसको। जिस तरह से आप लोगों ने गेट डेटा किया था एक्सेल से, उसी तरह से गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे अभी भी अगर अगर काइंडली आप इस तरह कर लें कि 5 फाइल हैं, इसमें से 3 अभी लोड कर लें, 2 फोल्डर से बाहर निकाल लें, उनको बाद में डालिएगा, तो हमारा वो भी चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे वो ऐड होती हैं फाइल्स। ये जी हमने इसको कट किया और ये बाहर निकाल दें। ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब मोर पे क्लिक करें और जब आपने मोर पे क्लिक किया तो आपके पास एक ऑप्शन आता है फाइल्स का, ऑल, ये फाइल का। अब इसमें देखें एक फोल्डर का नाम नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। विद कनेक्टर पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट कर देंगे इसको। फोल्डर का पाथ मांग रहा है, अगर कॉपी किया हुआ है तो कॉपी पेस्ट कर दें, अगर नहीं है तो उस फोल्डर तक ही चले जाएं। अब हमारा ये फोल्डर है डाउनलोड्स के अंदर, डेटा के अंदर, सैंपल सुपर स्टोर ट्रिपल एस के नाम से मैंने इसको बना दिया। गेट करें और ओके करते हैं। अभी आपने देखा कि 2000 समथिंग के ऊपर उसने बनाया हुआ था। कंटेंट क्या है जी, इसका बाइनरी है। नेम, ये फाइल नेम आ गई, उसकी एक्सटेंशंस आ गई, कब एक्सेस किया जा रहा है, कब इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसका पाथ क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जब आप गेट डेटा करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस नीचे भी आ रहे होते हैं, जैसे कंबाइंड है, लोड है, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये एक फाइल बनाएगा, अगर आप लोड करेंगे तो ये 3 फाइलें बना देगा। ट्रांसफॉर्म पावर क्यूरी एडिटर को ओपन करेगा और वहां पे जाके अगर आपने कुछ करना है तो कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है, जब भी आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं पहले आप गेट कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन बाद में अलग से हो जाएगी। तो आप इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन एंड लोड। अब जैसे हमने कंबाइन एंड लोड किया तो उसने कहा जी कि सैंपल फाइल कौन सी है आपकी, पहली फाइल है, दूसरी है, तीसरी है, जो भी सैंपल फाइल है वो सिलेक्ट कर लें। ओरिजिन क्या है वो भी आ गया इसका। डिलिमीटर क्या है, कॉमा, कॉमा सेपरेटर है बेसिकली इसमें। और डेटा टाइप डिटेक्शन ये कैसे करनी है, मेरे से एक सवाल किया गया था कि अगर मैं डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करना चाहता तो फिर मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें बताया था कि आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है फर्स्ट 200 रोज का, आप कह दें डोंट डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप्स। अब इस केस में क्या होगा कि आपका हर कॉलम जो है वो टेक्स्ट ही बन जाएगा, कोई भी डेटा डिटेक्शन नहीं करेगा वो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है इसको आप एज इट इज लेके चलें और इसको ओके कर दें। 7000 रोज, आई थिंक 9999 रोज हैं टोटल इस डेटा के अंदर। 7000 आई उसी तरह से जिस तरह से आप लोग कल उसकी डेटा टाइप्स यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे थे। ये सारे टेक्स्ट कॉलम्स हैं। ये जो है ये डिस्काउंट का जो कॉलम है ये सम हो सकता है, अब मे बी ये डेसिमल हो, ये होल नंबर हो। अब जैसे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल नंबर्स आ गए हैं, मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद ये कैलेंडर आ गया है। कैलेंडर का मतलब ये है कि ये डेट कॉलम है। इसी तरह से जिनके साथ कुछ भी नहीं है वो टेक्स्ट कॉलम्स हैं। अगर कोई कॉलम जो टेक्स्ट में है लेकिन वो एक्चुअली उसको नंबर होना चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करें और यहीं से जाके उसको टेक्स्ट से होल नंबर या डेसिमल नंबर जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। अगर यहाँ से वो नहीं चेंज होता तो फिर आपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है और पावर क्यूरी एडिटर से जाके डेटा टाइप चेंज कर देनी है। वो हार्ड चेंज होता है, वो इन एनी केस चेंज कर देगा, बेशक कुछ सेल के अंदर उसको एरर शो करना पड़े। अच्छा, जरा इसका डेटा व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो फाइल का सोर्स नेम आ गया,
1 2 3 ये 3 फाइलें हैं जो हमने इसमें ऐड की हुई हैं। उसके बाद उसकी रो आईडीज हैं जो कि 1 से लेके 1000 तक, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद वाली जो है वो उसके लिए आप जरा पिवट वगैरह कर लें इसको। ऑर्डर आईडी और वो सारे कॉलम्स आपको उसी तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हमारा नया डेटा इसमें ऐड हो गया या नहीं हुआ, फाइल के नेम आ रहे हैं, हम उसी से इसको समझ लेंगे। अच्छा, वापस चलते हैं जी। अब लेट से नई फाइलें आ गई हैं आपके पास, ये दो, और आपने वो फाइलें भी इसके अंदर ही पेस्ट कर दी। अब आपने क्या करना, फाइलें पेस्ट करने के बाद इसको रिफ्रेश करना। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करेगा उस डेटा के साथ, और फिर वो जो नया कनेक्शन है उसकी बेस के ऊपर ये आपको बाकी की फाइलें भी लोड करके दे देगा। समझ आ गई है ये चीज? आई होप ये क्लियर होगी सबको, अगर नहीं है तो जी आप सर। पूछ लीजिए। ये सर क्लियर है। क्लियर। सर क्लियर हो गया। जी सर क्लियर सर हो गया। मुझे एक सिनेरियो बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक्सेल शीट में मल्टीपल मतलब वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स हों तो फिर उस केस में तो इस तरह से नहीं होगा कंबाइन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये सवाल मुझसे किया गया था आज से 2 साल पहले। जोंग के ही एक बंदे ने किया था कि उसके पास गाड़ियों का डेटा होता है एक शीट के अंदर, वो 100+ गाड़ियां हैं जिसके लिए हर एक गाड़ी की अलग शीट बनी है, लेकिन डेटा टाइप वैसा ही है उसका, फ्यूलिंग का डेटा और वैसा ही है। अब वो 100+ शीट्स को एक बनाना चाहता है, कैसे बनाएगा? तो उसके उसका तरीकाकार ये होता है, जब आपने मल्टीपल फाइल्स एक ही उस एक्सेल फाइल में डाली हैं, जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो एक उतने ही टेबल बन जाएंगे। आपने क्या करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अपेंड क्यूरीज का। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और आपने सिलेक्ट करना है अपेंड क्यूरीज एज न्यू। जब आपने ये क्लिक किया, अब वो पूछेगा जी किस टेबल के ऊपर आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं और कितने टेबल हैं आपके। अगर तो 2 टेबल हैं तो यहीं से आप पहला और दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लें, और अगर 2 से ज्यादा हैं तो फिर आपने 3 और मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करके दूसरी तरफ आपने उसको ऐड करते जाना है। तो आप जितने भी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको ओके कर देंगे, तो वो एक नई फाइल आपके लिए क्रिएट कर देगा, यहाँ पर नीचे शो होगी। ठीक है, वो और मतलब वो मल्टीपल शीट्स एक दफा मतलब अपेंड हो जाएंगी मल्टीपल एंड हो शीट्स जाएगी, वो एक ही बन जाएगी। इन द सेम एक्सेल वर्क। ठीक हाँ, है। शर्त ये है कि ठीक। उसके जो कॉलम्स हैं डेफिनेटली वो तो एक जैसे होंगे, तभी वो पेंड करेगा ना ऊपर नीचे। अच्छा जी, आप सर चलते अगर हैं। बिल्कुल। सर जी जी, पूछे पूछे, जो कोई भी सवाल है पूछा करें। अच्छा सर, अगर वो आपने बताया कि मल्टीपल शीट जो है उसको वो टेबल को आप ऐड अप करते जाएंगे, अगर वो टेबल में नहीं है, नॉर्मल डाटा पड़ा हुआ नहीं रॉ नहीं, डाटा, टेब उस जब सूरत आप में क्या करेगा? इंपोर्ट कर लेते हैं, जब आप पावर बीआई में इंपोर्ट कर लेते हैं, वो टेबल बन जाते हैं। जी जी। वो एक्सेल के कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएंगे। एक्सेल में रेंज होती थी और टेबल होता था। ठीक होगा, गॉट इट सर सर। यहाँ पर वो डन पूरे डन। आबिद भाई, इसमें जो ये दो फाइलें आपने दोबारा पेस्ट की हैं, वो जरा मुझे दोबारा समझा देंगे, इसको मैं नहीं समझा। तो बड़ा सिंपल था ना, हमने फाइलें उस फोल्डर में से बाहर निकाली थी, दोबारा कॉपी करके इसमें पेस्ट की, और रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दिया। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास डेटा आ गया ठीक है, इसी डेटा में पेस्ट कर दिया बस उसको, उस फोल्डर के फाइल अंदर। नेम्स को। तो वो जो फोल्डर हमने बनाया था ना, जो गेट अच्छा डेटा से हम लेके आए हैं, उसी फोल्डर में हमने पेस्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है सही। ठीक है। अबे भाई, मेरा एक सवाल है कि लेट्स से जो आपकी ये फाइल्स थी, हम्म। लेट्स से किसी दो फाइल्स में डुप्लीकेट डाटा था, मतलब वही डाटा था, बस वो दो दफा आ गया, एक शीट नंबर 4 में लेट्स से आ गया, शीट नंबर 5 में। तो हम्म। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या दोनों को डुप्लीकेट्स डालेगा कि वो एक ही को चूज कर लेगा और वो जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देगा? दोनों को ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, फाइल नेम आ रहे हैं। मे बी सैंपल 1 में भी वही डेटा हो, सैंपल 2 में भी जी वही जी डेटा हो, बिल्कुल। वो दोनों ले आएगा। लेकिन बाद में हम ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके वो कर सकते हैं, रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स करके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर कॉलम नेम डिफरेंट है लेकिन डाटा की सिमेट्री वही है, तो वो उसको अपेंड करेगा उसके नीचे कि नहीं इस तरह? सम केसेस ये पिक कर भी लेता है, लेकिन मैक्सिमम ये आपको एक एरर ही देगा उसका। ठीक होगा। आज का सर जो रिमूव हमारा डुप्लीकेट्स का, सॉरी
जी 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 एक पूछें और पूछें। क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा था, रिमूव डुप्लीकेट्स का जो अभी हसन भाई कह रहे थे कि सिनेरियो ऐसा आ जाए कि दो शीट्स में सेम डाटा हो, तो वो कॉलम वाइज हमें रिमूव डाटा करना पड़ेगा या वो इंटायर अब ये शीट देखें, पे वो आपने आपने ये ओपन किया और यहाँ पे गए और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। अगर तो मैंने सिंपल ये कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली वो इसी में से डुप्लीकेट्स रिमूव करेगा। लेकिन अगर मैं ये पूरा टेबल इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं डुप्लीकेट रिमूव करता हूँ तो वो पूरे टेबल के अकॉर्डिंगली डिलीट करेगा। मतलब वो हर रो को देखेगा कि इसमें वैल्यूज हाँ, यूनिक हैं, इस रो की सारी वैल्यूज किसी दूसरी रो से तो नहीं मैच कर रही। मैच करें, ठीक है, वो सबको देखेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अगर कभी मेरी कोई रिपोर्ट्स आपने ओपन यहाँ पे देखी हो, आपने उन रिपोर्ट्स के अंदर ना कुछ रिलेशनशिप देखे होंगे। मुझे जरा कोई साइट क्वालिटी रेटिंग ये निकाल लेते हैं। पहली चीज आपने ये ज़हन में रखनी है कि रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, एक्टिव रिलेशनशिप और इनएक्टिव रिलेशनशिप। एक्टिव रिलेशनशिप वो होता है जो आपके डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है, और इनएक्टिव रिलेशनशिप वो होता है जब आप एक दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास डेट कॉलम भी था दोनों टेबल के अंदर और आपके पास आईडी का कॉलम भी था, और दोनों के ऊपर आपने रिलेशनशिप बना दिया, तो उनमें से एक एक्टिव हो जाएगा और एक इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव की वर्किंग नहीं होती, एक्टिव की वर्किंग होती है। लेकिन वो नजर कैसे आता है, पहचाना कैसे जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको नजर आ रहा होगा एरिया का एक टेबल है। इसमें देखें तो जी यहाँ जी पर ये कुछ लाइनें लगी हुई है नीचे, ये नजर आ रही है आप सबको? मेरा कर्सर उसके ऊपर हाँ जी जाता हाँ है तो वो साथ ही जी सर, जी हाईलाइट कर जी देता है कॉलम। जी हाँ सर। जी, आ रहा है आ रहा है। ये बेसिकली लिंक हुए हैं दोनों टेबल एक दूसरे के साथ। एक लाइन है डॉटेड और एक लाइन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये एक्टिव रिलेशनशिप है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इनएक्टिव रिलेशनशिप है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको राइट साइड पे नजर आ जाएगा, एक सेकंड दें, ये सिंगल है और ये मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, नो। जब मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो ये यस है। अब ये डिम इसलिए इसमें आ रहे हैं कि ये डेटा सेट से हुआ हुआ है और डेटा सेट किसी और रिपोर्ट के साथ है। लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरह से हमें नजर आते हैं और किस तरह से पहचाने जाते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। अच्छा, रिलेशनशिप चार तरह के होते हैं। मैं चार टेबल बना के आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा टेबल ए है जी, और इसके अंदर टेबल यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर, डेट और एम्प्लॉय आईडी। ये तीन चीजें हैं, डेट भी हटा देते हैं, एम्प्लॉय आईडी और सीरियल नंबर रखते हैं। अब इसमें है 1 से लेके 10 तक, और एम्प्लॉय आईडी है 102 से लेके क्या हो रहा है ये, कुछ इस तरह से। मे बी एक्टिव एम्प्लॉयज हैं, मे बी कुछ। इक्वल टू करें, इक्वल टू ऊपर वाला +1 करें। अब ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई भी आईडी डुप्लीकेट नहीं है। अब दूसरा हम बनाते हैं टेबल बी यहाँ पे, लेकिन इस टेबल के अंदर अब यहाँ पे तो आपको पता होगा ना डुप्लीकेट को कैसे हाईलाइट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। जी जी बिल्कुल। अब देखें टेबल ए में इसका नाम है टेबल बी। टेबल ए के अंदर सारी की सारी वैल्यूज यूनिक हैं, एम्प्लॉय आईडीज, और टेबल बी में एम्प्लॉय आईडीज जो है ये डुप्लीकेट भी हैं। जब हम टेबल ए का रिलेशनशिप किसी दूसरे सर टेबल, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? आपको नजर नहीं आ रही? सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरी? हमें विजिबल है सर। अभी आ नजर आ रही है, थोड़ा डिले से आ रही अभी है, नजर। बस इसका डिले है उसमें।
अच्छा अच्छा डिले है। नजर आ रही है। अच्छा, अब ये जो टेबल ए है ना जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, अगर ऐसा ही हमारे पास टेबल सी हो और हम इन दो कॉलम्स के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड आबिद करना साहब, चाहें। आबिद साहब, जी जी आबिद साहब, जी जी, बोले बोले। ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, ये वाला जो आपने ये हाईलाइट किया हुआ है कंडीशनल फॉर्म। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हेलो आप आबिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? यार काशिफ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? किसी को और किसी और को आवाज आ रही है? जी जी आ जी रही जी आ है। रही है। मेरे जी ख्याल जी में आ रही आपके एंड पे कोई इंटरनेट आबिद का साहब, इशू है, आपकी तरफ वॉइस डिले हो रहा है। मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा सर, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। ये जो आपने अभी ये कंडीशनल फॉर्मेट किया है ना, इसका ये देखिएगा, जस्ट मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक प्रोजेक्ट छोटा सा करने की कोशिश की थी। वो यही प्रोजेक्ट था कि आपने अनफॉर्चुनेटली ना आपकी आवाज कट जाती है। आप लिख दें जरा चैट में, मैं आपको पढ़ के फिर उसके ऊपर देख लेता हूँ। अगर किसी और को सर मैं आवाज आ वॉइस रही कर देता हूँ है सर ऊपर। और समझ आ गई है तो वो मुझे बता दें प्लीज, क्योंकि मुझे काशिफ काशिफ की आवाज काफी सारी दरमियान में गायब हो गई। बेसिकली मेरे ख्याल में उनको जो ओके है ना सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नहीं आइडिया, हम्म, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा पूछना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी सिंपल है जी। आपने डेटा सिलेक्ट किया, ये मैंने डुप्लीकेट हाईलाइट किए हैं बेसिकली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सिलेक्ट किया। आबिद साहब, ये था कि 2 कॉलम्स थे, हाँ उसमें डुप्लीकेट हाईलाइट काशिफ, करनी थी, अगर हम इसमें एक्सेल की तरफ जाएंगे ना और तो वो हमारा पावर बीआई $20 रह का जाएगा। प्रोजेक्ट था सर। अगर हम इसमें एक्सेल को डिस्कस करने लग गए ना तो हमारा पावर बीआई रह जाएगा। एक्सेल खोलने का पर्पज वो सिर्फ फार्मूले के नहीं साथ, सर, मतलब काशिफ फार्मूले के साथ हो जाता है, वो भी डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाता है। ये किसी एक्सेल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अ, नहीं, वो हो जाता है। मैं आप लोगों को देखें, एक मोटिवेट तो कर रहा हूँ आपकी कि ये आवाज नहीं आ रही ठीक से। इतना सा प्रोजेक्ट था, $20 का प्रोजेक्ट था, काम यही करना था। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो इसको फिर किसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास एक टेबल ए है और टेबल सी है, इन दोनों में यूनिक वैल्यूज हैं। जब हम एम्प्लॉय आईडी टू एम्प्लॉय आईडी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ये 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कि दोनों के अंदर वैल्यूज यूनिक हैं। ठीक है, समझ आ गई 1-to-1 की? दोनों टेबल में यूनिक वैल्यूज होंगी तो रिलेशनशिप बनेगा 1-to-1। जब एक टेबल में यूनिक वैल्यूज हैं ए में, और बी में जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और हम ए टू बी रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो फिर हमारा रिलेशनशिप बनेगा 1-to-many। और अगर दोनों टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो फिर हमारा रिलेशनशिप बनता है मैनी टू मैनी। अब पावर बीआई के अंदर 1-to-1 के लिए हम ये इस तरह से शो होता है, सॉरी, 1-to-1, और 1-to-many जो है वो इस तरह से शो होता है, और मैनी टू मैनी जो है वो कुछ यूं शो होता है। यानी कि 1-to-1 के लिए 1-1 है, 1-to-many के लिए एक सेकेंड, 1-to-many के लिए 1- स्टैरिक है, और मैनी टू मैनी के लिए स्टैरिक डैश स्टैरिक आता है। स्टैरिक का मतलब मैनी, 1 का मतलब 1। अच्छा, अभी अजमल आपने आप कुछ पूछना चाह रहे थे, मुझे यहाँ अस्सलाम पर वालेकुम सर। नोटिफिकेशन है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस तरह है कि मैंने आपसे अर्ज की थी कि मेरा एक रियल डाटा है, उसमें रिलेशनशिप जो है 1-to-1 है, 1-to-many है। हाँ जी। और मैं उसमें स्लाइसर वगैरह लगा रहा था कि आज होगा, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है ना क्लास का, तो कल आप भी मुझे। है सेशन, हाँ जी। कल भी है सेशन। आज का आप सीखें, फिर समझ ना आए फिर कल आपकी स्क्रीन शेयर करवाएंगे। ठीक है, कल तो वो दूसरा सेशन है ना उसका। नहीं नहीं, कल 9 बजे का हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। कल 9 से 10 बजे तक हमारा पावर बीआई का सेशन है। 10 से 11 जो है वो दूसरा सेशन होगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि 1-to-1 और 1-to-many, ये जो रिलेशनशिप बनता है,
जो हम फील्ड उठाते हैं उसकी तरफ से होता है, वो सोर्स होता है, यानी जब हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं तो जो ड्रॉप करवाना होता है। देखें आप, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ना इसका रियल सिनेरियो बताता हूँ। ये हमारे पास डेटा है, मेरे पास 4 तरह का डेटा है एक्सेल फाइल के अंदर। एक साइट लिस्ट है, रेवेन्यू है, इंटीग्रेशन स्टेटस है और अवेलेबिलिटी है। ये 4 अगर मैं ये सारी की सारी ओपन करूं, साइट लिस्ट में क्या आ रहा है कि साइट आईडी है, लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। ये साइट लिस्ट में आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज मेरे पास क्या थी, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में क्या है, साइट आईडी है और रेवेन्यू है। यहां पर अगर मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको दूसरे टेबल से यूज कर लूंगा, या मैं लुकअप वैल्यू का फंक्शन यूज करूंगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन स्टेटस है, हर साइट का एक स्टेटस है, कंप्लीटेड है या जो भी है, मुझे नहीं पता, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है। लेकिन अगर मुझे ये साइट के अगेंस्ट चाहिए दूसरे डेटा के साथ, फिर मैं क्या करूंगा, एक चौथा टेबल आ जाता है जहां पर अवेलेबिलिटी है, साइट कितना टाइम तक ऑन रही, साइट आईडी भी आ रही है, उसकी अवेलेबिलिटी भी आ रही है। अच्छा, इसका नाम हम यहाँ पर ना AVL रख देते हैं टेबल का, क्योंकि एक्सेल में है और जब हम इसको लेके जा रहे होंगे तो ये फिर प्रॉब्लम ना करे। ये है INT इंटीग्रेशन और रेवेन्यू है REV, और एक था हमारे पास लिस्ट, ये साइट लिस्ट आ गई। तो जब हमने इस साइट के इन दोनों कॉलम्स के साथ साथ रेवेन्यू भी चाहिए, इंटीग्रेशन स्टेटस भी चाहिए और अवेलेबिलिटी भी चाहिए, तो फिर हमारे पास 2 तरीके होते हैं ये काम करने के। एक होता है कि हम इन चारों टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लुकअप वैल्यू का फंक्शन यूज करें और बाकी टेबल से सम अप करके किसी एक टेबल में इकट्ठा कर लें। जब आप मॉडलिंग करते हैं ना, तो वो आपकी कैलकुलेशन टाइम स्पेंड नहीं करता। जब आप डेक्स यूज करते हैं तो हर एक फार्मूला हर दफा रिफ्रेश के ऊपर सब कुछ कैलकुलेट करता है और वो टाइम स्पेंड करता है आपकी रिपोर्ट के ऊपर। इवन ओपन करते हुए भी वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, आप फिल्टर चेंज करते हैं तब भी वो कैलकुलेशंस कर रहा होता है। तो वो उस वजह से टाइम जरा ज्यादा लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेटा मॉडलिंग या रिलेशनशिप्स। अब मैं जरा ये सारे टेबल सेव करूं और इसको गेट कर लूं नेक्स्ट सेशन से पहले पहले एक्सेल फाइल, और उसके बाद हमारे पास डेटा में ये चारों फाइलें पड़ी हैं। पहले हम ले लेते हैं साइट लिस्ट को। अब्दुल हनान, आपने मुझे ये बताना है कि आपकी मास्टर डेटा कौन सा है इसमें। आई थिंक साइट लिस्ट होगा। हाँ जी। एक आ गया, अब दूसरा ले लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू सेलेक्ट किया और ये भी हमने ले इसको लिया। हम एक फोल्डर में रख के सारे सारे चारों फाइल्स एक साथ भी तो लोड कर सकते हैं। ये कोई बताएगा हम क्यों नहीं लोड कर सकते? अब्दुल हनान के अलावा कौन बताएगा कि हम ये चारों फाइलें क्यों नहीं लोड कर सकते? उनके हेडर सेम है सर। वजह ये हेडर सेम नहीं है, हेडर सेम नहीं है। हाँ, इनके हेडर्स सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये है कि एक्सेल की फाइल्स हैं, हर एक फाइल का जो टैब नेम है ये डिफरेंट है। जब आप एक्सेल की फाइल लोड करते हैं और आपने उसको मर्ज करना है थ्रू फोल्डर, तो हर एक फाइल का टैब नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है। अच्छा, अब ये हमारे पास 4 आ गए हैं। अब जरा मॉडलिंग में जाके देखते हैं, हमारे थे बगैर ही उसने रिलेशनशिप बना दी है, और रिलेशनशिप बनाए हैं उसने। ये भी देख लेते हैं कि रिलेशनशिप किस बेस पे बनाए हैं। चारों टेबल जरा करीब कर देते हैं। मास्टर हमारी थी ये लिस्ट वाली। अब लिस्ट से 1 to 1 बना है रिलेशनशिप रेवेन्यू के साथ साइट आईडी के ऊपर, और 1 to 1 ही बना है अवेलेबिलिटी के ऊपर, लेकिन इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं बना। इंटीग्रेशन के ऊपर ना बनने की रीजन कौन बता सकता है मुझे? ऑटोमेटिकली क्यों नहीं बना इसका रिलेशनशिप? सर इसकी फर्स्ट उसमें साइट आईडी मेंशन नहीं है आई थिंक इसकी। जी सर, इसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो फर्स्ट रो को उसने हेडर नहीं कंसीडर किया। एग्जैक्टली। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको जाके यहाँ से
इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यूज फर्स्ट रो एज हेडर करके क्लोज कर देंगे, क्लोज एंड अप्लाई। अच्छा, तो यानी कि सर रिलेशनशिप के लिए ये लाजमी है कि आपके जो कॉलम हेडर्स हैं वो उनमें कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। असल में वो इंटेलिजेंटली इसी तरह पकड़ता है, अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, ये देखिए मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। ये भी डिलीट करते हैं, और ये पहले डिलीट करके ही इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके रिलेशनशिप बनाते क्यों है। अब मेरे पास जनाब लिस्ट है, उसके अंदर लेट लॉन्ग है, दूसरा टेबल है रेवेन्यू का, तीसरा अवेलेबिलिटी का है और चौथा इंटीग्रेशन का है। और ये सारे के सारे टेबल यहाँ पर मुझे किसी एक विजुअल में ऐड करने, लेट्स से हम टेबल में ही ऐड कर लेते हैं। जरा टेबल का साइज बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट को ले लें, इसमें साइट आईडी, लेट और लॉन्ग आसानी से आ गए इसमें। इसको हम कर देते हैं डोंट समराइज, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम समराइज नहीं करते। अब ये हमारे पास, अब दूसरे टेबल्स में डेटा लेके आता हूँ इंटीग्रेशन से, मुझे सिर्फ ये इंटीग्रेशन चाहिए, दोबारा साइट आईडी नहीं चाहिए। क्या हुआ? ओह ओके, एरर आ गया। अब मुझे अवेलेबिलिटी भी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी एरर ही देगी, रेवेन्यू भी एरर देगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करते हैं और यहाँ पे जाके इंटीग्रेशन का और लिस्ट का आपस में रिलेशनशिप बना देते हैं, साइट आईडी टू साइट आईडी। मैंने क्या किया, साइट आईडी उठा के दूसरे टेबल की साइट आईडी पे जाके ड्रॉप कर दिया। तो ये रिलेशनशिप कौन सा बना है? वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा रिलेशनशिप कैसे शो होगा, 1 to 1 क्योंकि दोनों की यूनिक वैल्यूज हैं। हाँ, अगर दोनों में किसी एक के साथ स्टैटिक हुआ तो मैंने, अब वापस जाए देखें ये आपका टेबल एरर खत्म हो गया। अब इसमें आप जरा अवेलेबिलिटी ऐड कर लें। जैसे अवेलेबिलिटी ऐड की तो एक ही नंबर शो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर 1 हो। ये एक नंबर क्यों शो हो रहा है जी? वापस जाते हैं और अब अवेलेबिलिटी के साथ हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये रिलेशनशिप बनाया, फिर देखें कि नंबर टोटली चेंज हो गए। पहले क्या था, ये नीचे जो 824.94 है, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइट्स अवेलेबिलिटी, वो शो हो रहा था हर साइट के अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया तो वो हर एक साइट का अपना अवेलेबिलिटी का नंबर शो होना शुरू हो गया। इसी तरह से रेवेन्यू ऐड करते हैं। अब क्या हुआ, रेवेन्यू का नंबर एक ही सब के लिए शो हो रहा है, जो कि होपफुली कोई 30 मिलियन के लगभग है। लेकिन जब आप इसका भी रिलेशनशिप बनाएंगे, साइट आईडी टू रेवेन्यू, और वापस जाके देखेंगे तो ये नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा। इसका रिलेशनशिप नहीं बना, क्यों? ओह सॉरी, ये रेवेन्यू 1 to many बन गया, लेकिन रेवेन्यू का अच्छा ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है, डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। टेबल ए, टेबल बी, गलत साइट आईडी सिलेक्ट करनी थी, आप साइट आईडी क्लिक करें और इसको ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपका कॉलम के साथ चेंज हो जाएगा। वापस जाके देखते हैं, ये सब रेवेन्यू भी उसके सामने आ गया। ये रीजन है जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है रिलेशनशिप बिल्ड करने। अब यहाँ पे पहले आप कुछ सवाल पूछें, फिर मैं आपको रियल टाइम जो हमारा डेटा के ऊपर एक मॉडलिंग हुई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगी। वहां पर मैनी टू मैनी का, 1 to many का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। कोई सवाल है पूछ लें, 1 मिनट हमारे पास है, फिर इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। सर बस वो जी आप पूछें। थैंक यू। अबे भाई बस वो कंडीशंस रिपीट कर दे कि जब हम ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं तो उसके लिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक्सेल फाइल हो, दूसरी चीज हो आपकी जो बेसिकली जो शीट नंबर है वो डिफरेंट हो, तो तब हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। ऐसा ही है कि कोई और भी कंडीशन? नहीं, ये एक चीज कंफ्यूज हो गई है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। वो शर्त थी जब आप फोल्डर से डेटा गेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप फोल्डर में डेटा रखते हैं, एक्सेल फाइलें हैं, और हर फाइल के अंदर एक एक शीट है और